मध्य प्रदेश में तीसरे चरण के बाद चौथे चरण में नेताओं का फोकस अब मालवा निमाड़ पर है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मालवा में एक के बाद एक कई जिलों में दौरे करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंदसौर, रतलाम, उज्जैन और देवास लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा और रोड शो कर जनता से समर्थन मांगेंगे। तो आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। देखिए, आज वो रतलाम, मंदसौर, उज्जैन, देवास इन 4 लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे, रोड शो करेंगे, जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे और जनता से अपील करेंगे बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने की। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी विवेक पांडे। विवेक, तीसरे चरण का मतदान पूरे होते ही अब बीजेपी का फोकस चौथे चरण की मालवा निमाड़ सीटों पर। ये रणनीति, ये देरी ना करना, तुरंत आगे की सोचना इस बार के लोकसभा चुनाव में देखने को मिली है बीजेपी की तरफ से। देखिए अंजलि, बीजेपी लगातार जो चुनाव में बीजेपी के लगातार दौरे हो रहे हैं। बीजेपी के तमाम सारे वरिष्ठ नेताओं के दौरे हो रहे हैं और कल जब तीसरे फेज का इलेक्शन खत्म हुआ है तो कई पॉलिटिकल पार्टियां, यहाँ तक कि कांग्रेस भी रिलैक्स मोड पर है, लेकिन बीजेपी लगातार जो तमाम फोर्थ फेज के इलेक्शन में जो सीटें हैं उन पे फोकस कर रही है और यही वजह है कि मोहन यादव आज 4 लोकसभा सीट के दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले मंदसौर जाएंगे। मंदसौर में करीब 9:30 बजे उनकी प्रबुद्ध जनों से बातचीत है। इसके बाद रतलाम, इसके बाद उज्जैन और उज्जैन में जनसभा भी है। इसके अलावा देवास जाके बूथ कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे। विधानसभा सीटों पर अच्छी बढ़त भारतीय जनता पार्टी के पास है। लोकसभा सीटों पर फिर भी कुल 8 सीटों पर क्या लगता है, कौन सी सीटें हैं जहां पर मुकाबला कठिन रहने वाला है इस बार? अंजलि, देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, मालवा निमाड़ बीजेपी का लंबे समय से गढ़ रहा है और पिछले 2023 के इलेक्शन में ये देखने के लिए विधानसभा में मिला कि जहाँ जहाँ राहुल गांधी गए या फिर कांग्रेस के बड़े नेता गए, कोई वहाँ पे खास वर्चस्व उनका दिखाई नहीं दिया और यही कारण है कि लगातार कांग्रेस यहाँ पे अपनी जमीन खोती नजर आ रही है और बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही है कि अपनी पकड़ मजबूत रहे और यही कारण है कि मालवा की जो 4 सीटें हैं यहाँ पे बीजेपी सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है और खुद मुख्यमंत्री वहाँ पे मतलब एक दिन में 4 लोकसभा सीटों को कवर कर रहे हैं। वहां जाके जनसभा करेंगे, रोड शो करेंगे, यानी कि स्पष्ट है कि बीजेपी कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहती जहां पे कांग्रेस को कुछ भी किसी भी स्तर पे माइलेज मिल सके और यही कोशिश डॉक्टर मोहन यादव की मध्य प्रदेश में 4 लोकसभा सीटों पे दौरा करने के साथ हो रही है। अंजलि, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। देखिए, सीएम डॉक्टर मोहन यादव की हम बात कर रहे थे। रतलाम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी उम्मीदवार अनीता चौहान के पक्ष में लोगों से वोट की अपील की। उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब मैं स्कूल जाता था तो बुधवारे हाट में जादूगर डमरू बजाकर सांप नेवले को लड़ाकर अपना मंजन बेचकर काम चलाता था। ठीक वैसे ही कांग्रेस डमरू बजाकर, झूठ बोलकर सरकार बनाकर चली जाती है। उसने अपना नाटक चालू करा, वो दिखा दिखा के मंजन 5, 25, 40 डिब्बी बेच दी, एक एक करके सब चले गए। ना नेवला अपनी जगह दे गया, सांप अपनी जगह दे गया, ना आखिरी में खड़ा रह गया। फिर मैंने कहा, भैया उसका क्या हुआ? खाएगा? बोले सांप नेवले को तुमने लाया नहीं। अरे बोले मोहन बाबू, ये दुनिया ऐसे चलती है, तुमने कांग्रेस वालों को नहीं देखा, वो रोज झूठ बोल के सरकार बनाते, मैं भी अपना मंजन बेच के ऐसे ही जाता हूँ, ऐसे चलता है। ना वो उनकी सरकार रुकती है, ना मेरा धंधा रुकता है। मैंने उस दिन समझ लिया कि कांग्रेस ये होती है। तो वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नीमच में बीजेपी प्रत्याशी सुधीर गुप्ता के समर्थन में रोड शो किया। इस दौरान पिपलिया मंडी और मल्हारगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम मोहन यादव का सम्मान किया, जिसके बाद मल्हारगढ़ में सीएम मोहन यादव ने जनसभा की। हालांकि सीएम डॉक्टर मोहन यादव मनौसा दौरे पर थे, लेकिन हेलीकॉप्टर में खराबी आने के चलते उनका मनौसा दौरा रद्द हो गया, निरस्त हो गया। लेकिन इस दौरान वो नीमच पहुंचे। उन्होंने वहां पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी सुधीर गुप्ता के समर्थन में रोड शो किया।
देखिए, मध्य प्रदेश में तीसरे चरण के मतदान में 9 सीटों पर वोट पड़े। वोट का शुरुआती प्रतिशत ये तो बता रहा है कि वोटर को मतदान केंद्र तक लाने की राजनीतिक दलों की मशक्कत रंग तो लाई, मगर पिछले चुनाव का वोट प्रतिशत को छू नहीं सके। इस दौर के चुनाव में 3 बड़े दिग्गज ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह और शिवराज सिंह चौहान की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। ये चुनाव के नतीजे इन 3 बड़े नेताओं के राजनीतिक किस्मत भी तय करते हुए नजर आएंगे। मध्य प्रदेश में इस दौर के मतदान में क्या खास रहा, देखिए इस रिपोर्ट में। तीसरे चरण में मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला जनता जनार्दन ने कर दिया है। जिन 9 सीटों पर तीसरे चरण में वोट डाले गए, उन सीटों में 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 1 केंद्रीय मंत्री की साख दांव पर लगी हुई है। विदिशा से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान मैदान में हैं, तो राजगढ़ से दिग्विजय सिंह और गुना से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। वोटिंग वाले दिन सुबह से ही तीनों नेता बेहद ही एक्टिव मूड में नजर आए। दिन चढ़ता गया, मतदान बढ़ता गया और नेताओं के चेहरे पर थोड़ा सुकून दिखा। तो नतीजों का तनाव भी। चुनाव में सिंधिया के सामने चुनौती अपनी खोई हुई सीट को वापस हासिल करने की थी और इसको लेकर वो बेहद उम्मीद से भरे भी नजर आए। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे मध्य प्रदेश के 9 सीट आज चुनाव में जा रहे हैं। 9 के 9 पर कमल का फूल खिलेगा और राष्ट्र में प्रधानमंत्री तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। वहीं विदिशा में शिवराज सिंह चौहान की जीत तो पहले दिन से ही तय थी, लेकिन उनकी कोशिश हर रोज जीत का अंतर बड़ा करने की रही। जरा सुनिए खुद पर और जनता पर यकीन किस कदर है। अच्छा, एक बात बताओ, चुनाव जीतना तो तय है कि नहीं है? तो जीते तो ऐसे धूमधाम से जीते कि दुनिया देखे कि खातेगांव परिवार वालों ने कैसे चुनाव। हालांकि नाम का ऐलान हुआ तो दिग्विजय सिंह के सामने चुनौती 4.5 लाख वोटों के अंतर को पाटने की थी और ये उनकी चिंता भी थी। राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में प्रतिनिधि कौन हो, ये चुनाव उसका है। क्या जनता का समर्थन मिल रहा है आपको इस यात्रा में? लगता तो है। जीतेंगे आप? 4.5 लाख का गड्ढा है, पूर्ति करेंगे। मतदान के दिन तक आते आते दिग्विजय सिंह जीत का दावा करने लगे। सर, जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी। मैं तो पूरा आश्वस्त हूँ। लेकिन सवाल यही है कि किसे जनता का मिला आशीर्वाद और किसे जनता ने नकारा है। हालांकि नतीजों के लिए अभी तो इंतजार करना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। देखिए, लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव भारत की खासियत है। ऐसे में श्रीलंका और फिलीपींस के डेलीगेशन ने भारतीय मतदान प्रक्रिया देखी। डेलीगेशन विदिशा के सुनपुरा और बागरी के पोलिंग बूथ पर पहुंचा, जहां प्रतिनिधि मंडल ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और चुनावी प्रक्रिया को समझा। श्रीलंका और फिलीपींस का एक प्रतिनिधि मंडल, जिसमें 11 सदस्य शामिल थे, उनके द्वारा भारत में निर्वाचन प्रक्रिया के संचालन के संबंध में विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया। इसके अंतर्गत विदिशा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सुनपुरा एवं बागरी स्थित मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया एवं यहां मतदान प्रक्रिया किस प्रकार संचालित की जा रही थी, इसके संबंध में अवगत हुआ। भोपाल लोकसभा सीट पर मतदान के बाद ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में रखा गया है। पुरानी जेल में प्रशासन में स्ट्रांग रूम में ईवीएम और वीवीपैट को रखने के लिए बनाया गया है। ईवीएम मशीनों की सुरक्षा के लिए 3 स्तर पर सुरक्षा जवानों को तैनात किया जाएगा। मतदान के बाद गणना के दिन ही स्ट्रांग रूम खोला जाएगा। 4 जून को भोपाल सहित सभी लोकसभा सीटों पर काउंटिंग की जाएगी। राजधानी में लोकसभा चुनाव के बाद अब ईवीएम मशीनों को इस कंट्रोल रूम में कैद किया गया है। ये भोपाल की पुरानी जेल है, जहाँ पे प्रशासन ने कंट्रोल रूम बनाया है और इसको कंट्रोल रूम के बजाय स्ट्रांग रूम कहना उचित होगा, क्योंकि ईवीएम वीवीपैट मशीनें यहाँ पे रखी गई हैं। कल भोपाल लोकसभा सीट पर चुनाव हुआ और चुनाव के बाद सभी पोलिंग बूथों से ईवीएम लेकर यहाँ रखी गई हैं और इस जेल में स्ट्रांग रूम बनाया गया है और ये स्ट्रांग रूम वोटिंग जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन खोला जाएगा, यानी कि 4 जून को इसको खोला जाएगा। लेकिन इससे पहले
इससे पहले यहाँ पे तमाम सारे पुलिस के अधिकारी मौजूद रहेंगे। 3 लेयर सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है। पहला सिक्योरिटी के पॉइंट पे लोकल पुलिस रहेगी, दूसरे में पैरा मिलिट्री फोर्स रहेगी, तीसरे में कमांडो या सीआरपीएफ के जवान तैनात रहेंगे, जिससे किसी भी तरीके से स्ट्रांग रूम में कोई दाखिल ना हो पाए, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। और 4 जून के बाद आखिर कौन भोपाल से जीतेगा, कौन सांसद बनेगा, इसका फैसला 4 जून को हो जाएगा। ईवीएम की सुरक्षा के लिए 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी निगरानी की जाएगी। कैमरामैन नागिन के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल। देश के दिल मध्य प्रदेश में मौसम का क्या हाल है, क्या रहने वाला, उस पर भी आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए, मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसमें शहडोल, उमरिया, छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट और पांडुर्ना शामिल है। यहां पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। सिवनी जिले में गरज चमक के साथ बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। उधर प्रदेश में इस समय 2 सिस्टम एक्टिव है, जहां एक तरफ कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ कई जिलों में तेज धूप के साथ लू चलेगी। राजधानी भोपाल सहित ग्वालियर, दतिया, सीधी, दमोह, छतरपुर में लू को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। 2 सिस्टम इस वक्त मध्य प्रदेश में एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। और अब इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी विवेक पांडे। विवेक, भीषण गर्मी पड़ रही है, 40 डिग्री के पार लगातार पारा देखा जा रहा है। ऐसे में कुछ जिलों में अब राहत मिलती नजर आ रही है, तो वहीं कुछ जिलों में लू का अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्या अपडेट्स हैं उस पर? अंजलि, पहले ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर ये 2 सिस्टम एक्टिव कैसे हैं। एक तो सेंट्रल इंडिया के ऊपर मौसम डिस्टर्बेंस है, दूसरा वेस्टर्न की ओर से जो सिस्टम एक्टिवेट है उसकी वजह से बारिश हो रही है। और सेंट्रल इंडिया में हीट स्ट्रोक और जो तापमान में वृद्धि हो रही है, भोपाल सहित जो 17 ज़िले हैं यहाँ पे जो तापमान में बढ़ोतरी होगी वो करीब 42 डिग्री से ऊपर होगी। इसका कारण है कि पाकिस्तान की ओर से राजस्थान होते हुए जो गर्म हवाएँ आ रही हैं वो मध्य प्रदेश में दाखिल हो रही हैं। उसकी वजह से भोपाल सहित आसपास के जो इलाके हैं यहाँ पे गर्म हवा और हीट स्ट्रोक तक की बात मौसम विभाग कह रहा है। और इसके अलावा कल जो सबसे ज़्यादा देश में 5वां जिला था जहां सबसे ज़्यादा गर्मी थी, करीब 44.5 डिग्री सेल्सियस तापमान था, वो दमोह था। और आज छतरपुर, दमोह आसपास का ये जो इलाका है बुंदेलखंड का, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी और लू की आशंका है और उसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। वहीं ये भी कहा है कि 1 से 2 दिन के भीतर छिंदवाड़ा आसपास का जो महाकौशल का इलाका है यहाँ पे बारिश की भी संभावना है। और पिछले दिनों में देखने के लिए मिल रहा है कि मौसम लगातार परिवर्तित हो रहा है और इस परिवर्तन से एक तरफ गर्मी से जरूर लोगों को राहत मिल रही है, वहीं दूसरी एक परेशानी है उमस से लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं। और यही कारण है कि वायरल जैसी दिक्कतें उनके सेहत पर आ रही हैं। तो ये जो लगातार मौसम का परिवर्तन है और इसी के कारण लोगों की सेहत भी सबसे ज़्यादा बिगड़ रही है। तो लोगों को सबसे ज्यादा अपनी खुद की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। और जैसे कि भोपाल की बात कर ली जाए तो भोपाल में सुबह से तापमान पड़ ही रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। देखिए, कल तीसरे चरण के तहत मुरैना में मतदान हुआ। ऐसे में मुरैना से जुड़ी एक और बड़ी खबर रही। मुरैना से कांग्रेस प्रत्याशी सत्यपाल सिंह सिकरवार ने सरायछौला थाने का घेराव किया है। सिकरवार ने यह घेराव अपने समर्थक नेता की पिटाई के विरोध में किया है। सिकरवार का आरोप है कि कांग्रेस नेता केपी कंषाना के साथ कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना के समर्थकों ने मारपीट की है। यह मारपीट उस समय की गई जब परिवार के साथ केपी कंषाना मतदान करने के लिए गए थे। इस मामले की शिकायत पुलिस से भी की गई। कांग्रेस उम्मीदवार सत्यपाल सिंह सिकरवार का आरोप है कि पुलिस ने मामले में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की है। आरोपियों पर एक्शन को लेकर ही सिकरवार ने थाने का घेराव किया। और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ फोन कॉल पर जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी मनोज उपाध्याय मुरैना से। मनोज, कल मुरैना में वोटिंग थी, इसी बीच ये मारपीट का मामला कांग्रेस नेता केपी कंषाना के साथ निकल कर आया। कांग्रेस इल्जाम लगा रही है कि कृषि मंत्री एदल सिंह के समर्थकों ने किया है ये काम। क्या जानकारी, क्या अपडेट्स इस पर? ठीक है, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, जुड़ेंगे उनके साथ। लेकिन देखिए, ये मुरैना से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी सत्यपाल सिंह सिकरवार ने थाने का घेराव किया। उनका आरोप था कि जो कांग्रेस नेता है केपी कंषाना, उनके साथ, उनके परिवार के साथ कृषि मंत्री ने एदल सिंह कंषाना के समर्थकों ने मारपीट की
और ये पूरा मामला अब आरोप प्रत्यारोप का रुख लेता हुआ दिख रहा है, क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से पुलिस पर भी आरोप लगा दिया गया है कि निष्पक्ष जांच नहीं की गई है। तो ये पूरा मामला मुरैना से निकलकर सामने आ रहा है। और अब अगली खबर पन्ना से। पन्ना में चाइनीज फास्ट फूड और मोमो सेंटर्स के खिलाफ खाद्य विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई की, जहां से खाद्य विभाग की टीम ने मोमोज में इस्तेमाल होने वाली चटनी जब्त की और सैंपल को जांच के लिए भेज दिया है। बता दें कि इन चाइनीज फास्ट फूड और मोमोज को खाने के बाद बच्चों के बीमार होने की लंबे वक्त से शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद खाद्य विभाग ने ये कार्रवाई की है। वहीं खाद्य विभाग के इस छापेमार कार्रवाई से चाइनीज फास्ट फूड बेचने वालों में हड़कंप मच गया है। सर्वप्रथम तो इनके पास लाइसेंस नहीं है, अतः प्रकरण के भागी न्यायालयिक प्रकरण के भागीदार तो ये आज ही से बन जाएंगे। साथ ही साथ जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, तीसरे चरण के मतदान वाले दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में चौथे चरण के मतदान वाली सीटों खरगोन और धार में प्रचार को आ गए। प्रदेश में अब निमाड़ मालवा अंचल की सीटों पर वोट पड़ने हैं, लिहाजा पीएम मोदी ने नर्मदा की जयकार के साथ सभा की शुरुआत तो की, मगर यहां भी कांग्रेस को नहीं छोड़ा। मोदी के मध्य प्रदेश दौरे पर यह रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में मालवा निमाड़ की 8 सीटों पर 13 मई को मतदान होना है, जिसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपनी ताकत झोंकने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। प्रदेश की सियासत में ये अंचल हमेशा ही निर्णायक भूमिका अदा करता है। 8 में से रतलाम, धार और खरगोन सीट दोनों ही दलों के लिए बेहद अहम है। 6 महीने पहले हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों से धार, रतलाम में कांग्रेस उत्साहित है, जबकि बीजेपी इन सीटों पर नए चेहरों के साथ उतरी है। लिहाजा बीजेपी की स्ट्रेटजी के तहत यहां खुद प्रधानमंत्री मोदी ने मोर्चा संभाला है। नए चेहरों को हिम्मत देने और पूरी ताकत लगाने के लिए खुद पीएम ने धार और खरगोन में चुनावी सभाएं की। मध्य प्रदेश के धार की धरा से पीएम मोदी ने राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन पर सीधा हमला बोला। 400 पार के नारे को लेकर हो रही बयानबाजी पर पीएम मोदी ने करारा जवाब दिया। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि मैं कांग्रेस और इंडी गठबंधन की हर साजिश को रोक सकूं। पीएम मोदी ने राहुल गांधी को जवाब मध्य प्रदेश की सरजमी से दिया है। इसकी भी वजह खास है, क्योंकि 400 पार के नारे को लेकर राहुल गांधी ने 6 मई को मध्य प्रदेश के रतलाम से ही पीएम मोदी पर निशाना साधा था और कहा था कि ये 400 पार की बात संविधान को बदलने के लिए कर रहे हैं। बीजेपी के नेताओं ने साफ बोल दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस किताब को बदल के परे कर देंगे। इसलिए उन्होंने 400 सीट का नारा दिया था। देश भर में विपक्ष संविधान का मुद्दा उठा रहा है और कह रहा है कि अगर इस बार बीजेपी सत्ता में आती है तो संविधान बदल देगी। प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर भी कांग्रेस को जमकर घेरा। कांग्रेस बाबा साहब से नफरत करती है। अब कांग्रेस ने कहना शुरू कर दिया है कि बाबा साहब का योगदान तो बहुत कम था, सबसे बड़ी भूमिका ये उनके चाचा देश के पंडित नेहरू जी की थी। 2024 के संग्राम की शुरुआत बीजेपी ने 400 पार के नारे के साथ की थी और जैसे जैसे चुनाव के रण आगे बढ़ रहे हैं, सियासी रण में ये नारा जोरों से गूंज रहा है। कांग्रेस इस नारे पर सवाल खड़ा कर रही है तो अब पीएम मोदी जवाब भी दे रहे हैं, यानी अब 400 पार पर आर पार की लड़ाई होने लगी है। अब देखना होगा कि ये नारा किसकी नैया पार लगाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।